कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग करेंगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो देखते हैं कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है क्या। जो द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में लेकर आए थे। इसका मकसद जो अलग अलग लॉज हैं, 29 जो लेबर लॉज थे, उन सबको कंसोलिडेट करना, सिंप्लीफाई करना और यूनिवर्सलाइज करना, ताकि एक ही लॉ के अंदर, एक ही कोड के अंदर सब कुछ आ जाए। तो इसका मतलब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, पुराने सभी लॉज को मिलाकर एक करना है। पुराने जो लॉज थे जैसे कि एम्प्लॉय कंपटीशन एक्ट, ईएसआई एक्ट, पीएफ एक्ट, एम्प्लॉय एक्सचेंज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ग्रेजुटी एक्ट, सीनियर वर्कर वेलफेयर एक्ट, बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट, अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, इन सब की जैसे और 29 एक्ट थे, उनको मिलाकर एक कोड बना दिया गया जिसे कहते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो इसके अंदर कुछ डेफिनेशन है सोशल सिक्योरिटी के अंदर, ताकि हमें समझने में मदद मिले कि आखिर इसके अंदर किन किन चीज़ों को आज के समय ऐड किया गया है जो पिछली बार से अलग है। अगर हम देखें तो इसमें एक कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है गिग वर्कर्स का, प्लेटफॉर्म वर्कर्स का। तो गिग वर्कर्स कौन होते हैं? गिग वर्कर्स वो होते हैं जो आउटसाइड है ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप से। यानी कि अब वो किसी एम्प्लॉयर के लिए काम नहीं कर रहे किसी कंपनी के अंदर बैठकर, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है एक ग्राफिक डिज़ाइनर का, जो अलग अलग कंपनियों से ऑर्डर लेता है और फिर उन्हें पूरा करके उन्हें वापस कर देता है अपने काम को, और उसके बदले में उन्हें पैसे मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर स्किल बेस्ड पेमेंट होती है उस वर्कर को, उसे बोलते हैं गिग वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर यानी कि वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जिन पर वो वर्कर काम कर रहे हैं, ये जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब है यहाँ पर स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, अमेजोन, जहाँ पर एक व्यक्ति कस्टमर की जो रिक्वेस्ट है उन्हें फुलफिल करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो मिलती है, उसके बाद उनके घर पर जाता है बाइक राइड करके, और उन्हें वो डिलीवरी कर कर आता है। उन वर्कर्स को कहा गया है प्लेटफॉर्म वर्कर्स, और उस प्लेटफॉर्म को कहा गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसी के साथ ही इसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का जिक्र किया गया है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा? जैसे होम बेस्ड वर्कर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वेज वर्कर हैं जो दिहाड़ी जैसे जिन्हें कहते हैं, जो रोजमर्रा के काम करते हैं और खाते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स कहा गया है। जिसमें हम कह सकते हैं कि लेबर हो गए, स्ट्रीट वेंडर हो गए, स्मॉल क्राफ्ट्समैन हो गए, मूर्तिकार वगैरह हो गए, जो अपने घर से बैठकर ही काम करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कहा गया है। यहाँ पर वेजेस जो हैं उन्हें और अच्छे से और रिफाइंड तरीके से डिफाइन किया गया है। इस कोड के अंदर वेजेस को उसके तीन कंपोनेंट के मिलाकर वेजेस कहा गया है। जैसे पहला कंपोनेंट है बेसिक पे, दूसरा है डीए और तीसरा है रिटेनिंग अलाउंस। तीनों को मिलाते हैं तब जाकर एक वेज बनती है। इसी के साथ अंदर 50% रूल भी इंट्रोड्यूस किया गया है। 50% रूल इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि जो पहले जो एम्प्लॉयर होते थे वो सोशल सिक्योरिटी ना देनी पड़े या कम देनी पड़े, वो इसके लिए एक अलाउंस सिस्टम देते थे कि हम लोग अपने एम्प्लॉय को अलाउंस दे रहे हैं, तो इतना ज़्यादा हम लोग अलाउंस दे रहे हैं, तो उसके बदले में कि जितना अलाउंस देंगे उससे उनकी बेसिक वेजेस जो कम हो जाती थी वो दिखाते थे, और उससे उससे उन्हें कम सोशल सिक्योरिटी में पैसा डालना पड़ता था। लेकिन अब ये जो हेरा फेरी करते थे एम्प्लॉयर्स, अब वो नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक वर्कर है, उसकी टोटल सैलरी 100 रुपये है, उसकी बेसिक पे 40 रुपये है। ठीक है, यानी कि वो जो उसकी टोटल सैलरी है उसका बेसिक पे बनती है 40 रुपये। उस जो 100 रुपये उसके अंदर आप उसके अलाउंस मान लीजिए, बोनस मान लीजिए, उन सबको मिलाकर 100 रुपये बनता है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल बेसिक्स पे है वो सिर्फ 40 रुपये, यानी कि 40% है। अलाउंस जो है वो बाकी का 60% बनता है, यानी कि 60 रुपये। नया रूल ये कहता है कि जो एम्प्लॉयर है वो 50% से ज़्यादा जो टोटल सैलरी है उससे ज़्यादा वो अलाउंस नहीं दे सकता। मान लीजिए कि अगर कोई एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉयर है, उसने 50% से ज़्यादा पे कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सेस अमाउंट है 10 रुपये दे दिया, ज़्यादा दे दिया,
जैसे कि यहाँ पर जो अलाउंस है वो 60% था, 60 रुपये का, जबकि रूल है 50% का, कि अगर कोई भी 50% से बीच करता है तो जो एक्सेस अमाउंट यानी जो 10%, यानी 10% कितना हुआ, 50% और 60% जो वो होता है 10 रुपये, जो एक्सेस अमाउंट आया वो 10 रुपये को सोशल सिक्योरिटी के अंदर ऐड कर लिया जाएगा, यानी कि उसे वेजेस में ऐड काउंट कर लिया जाएगा, और उस वेजेस को काउंट करके उससे कैलकुलेट करके तब जाकर सोशल सिक्योरिटी की बेनिफिट उस एम्प्लॉय को मिलेगा। आसान भाषा में 100 रुपये की टोटल सैलरी थी, 50% का रूल था कि 50 रुपये तक ही वो अलाउंस दे सकता है, लेकिन यहाँ पर दिया उसने 60 रुपये का अलाउंस, जो उसने वॉल्यूशन कर दिया, यानी 10 रुपये ज़्यादा दे दिए। उस 10 रुपये को वेजेस के अंदर इंक्लूड कर लिया गया, और उस वेजेस को ही जो है एक्चुअल वेजेस माना गया, और उसी के कैलकुलेट करके एक एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जाएगा। इस एक्ट को बहुत आसान समझने के लिए हम प्रीवियस एक्ट से कंपैरिजन करेंगे इसका, ताकि हमें समझ में आए कि आखिर ये लॉ में क्या क्या लिखा हुआ है और आज का लॉ और पुराने लॉ से कैसा लगे। सबसे पहले तो ये है कि इसने जो पुराने लॉ थे, सेंट्रल लॉज, उनको कंसोलिडेट कर लिया इसने। इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो भी जो पहले बिखरा हुआ था अलग अलग एक्ट्स के अंदर, मैटरनिटी हो गया, ग्रेजुटी हो गया, जो कॉम्प्लेक्स था, कंफ्यूजिंग था एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी, कि ना तो हर कोई एम्प्लॉय पढ़ पाता है, ना एक एम्प्लॉयर समझ पाता है कि इतने उसके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से भाई लॉ लग गए। उसकी हर बार उसकी कॉस्ट बढ़ जाती थी। तो अब क्या कर दिया, ये सिंगल यूनिफाइड पेमेंट्स, सिंगल यूनिफाइड कर दिया कोड, कि अब हर सिंगल होगा, कंप्लाइंस भी करना आसान हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन भी करना आसान हो गया। अब वर्कर भी समझ सकते हैं और एक एम्प्लॉयर भी समझ सकता है कि एक कोड होने की वजह से कि किसको क्या बेनिफिट देना है और मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। अब हम इसका स्कोप देखेंगे, यानी कि इसका क्षेत्र देखेंगे कि इसका जो पहले जो था वो अलग अलग वर्कर्स पर अलग अलग तरीके से लागू हो रहा था, ठीक है, जिसमें से टेम्परेरी वर्कर, फ्रीलांस वर्कर, और जो जिनके पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी कवर था ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर डेफिनेशन में था ही नहीं ना, जैसे गिग वर्कर नहीं थे, प्लेटफॉर्म वर्कर नहीं थे, उस टाइम पर तो कोई डेफिनेशन नहीं थी जब ये पुराने लॉस बने थे। नया वक्त आया तो इन नए वक्त में नए लॉस की जरूरत पड़ी, तो इस कोड ने, सोशल सिक्योरिटी कोड ने इन सभी वर्कर्स को ऐड कर लिया, जैसे गिग वर्कर्स हो गए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हो गए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए, उन सबको अपने कोड के अंदर समाहित कर लिया। अब है वेजेस की डेफिनेशन। पुराने में अलग अलग एक्ट्स के अंदर अलग अलग डेफिनेशन दी गई थी वेजेस की, जो कंफ्यूजन क्रिएट करती थी और कैलकुलेशन में भी डिफिकल्टी पैदा करती थी। आज के समय इन कोड ऑन वेजेस या कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की वजह से अब हमारे पास एक सिंगल यूनिफाइड डेफिनेशन है वेजेस की, जिसमें बेसिक पे होती है, टीए होता है और एक रिटेनिंग अलाउंस होता है, और 50% का अलाउंस का रूल होता है। अब हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ का टर्म कितना होता है, इनके कार्यकाल। पहले फिक्स टर्म वर्कर नाम की जो चीज़ थी, तो उन्हें बहुत कम बेनिफिट मिलते थे। फिक्स टर्म वर्कर कौन होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। उनके पास बहुत कम बेनिफिट्स मिलते थे, यानी कि ना के बराबर उनके पास बेनिफिट्स होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेचुटी। ग्रेचुटी की कंडीशन ये होती थी कि कम से कम 5 साल तो सर्विस की होनी चाहिए, कंटिन्यूस सर्विस उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब जाके ग्रेचुटी के लिए वो एम्प्लॉय एलिजिबल हो पाता था। लेकिन नए कोड और सोशल सिक्योरिटी में ये जो कवरेज है वो सारे एम्प्लॉयज़ को प्रोराटा बेसिस पर अलॉट कर दी गई है। प्रोराटा क्या होता है कि आपने जितने साल काम किया है आपको उतने साल की ग्रेजुटी मिल जाएगी, यानी कि 5 साल का जो रूल था वो एक तरीके से एबॉलिश कर दिया गया है इस नए कोड के तहत। यानी कि आपने 2 साल काम किया है तो आपको 2 साल की ग्रेजुटी मिल जाएगी, यानी कि 5 साल वाला जो रूल था पुराना उसे इस कोड के जरिए रिप्लेस करने की कोशिश की गई है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। पहले हर लॉ के लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या अलग अलग ऑफिसर नियुक्त करना पड़ता है। आज के समय इन सारे लॉज को देखने के लिए एक ही ऑफिसर नियुक्त किया गया, जिसे हम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बोलते हैं, कि भाई इंस्पेक्टर का भी काम करेगा और एक फैसिलिटेटर का भी काम करेगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, ताकि एम्प्लॉयर कंप्लायंसेस को पूरा करे, टाइमली पूरा करे, और एम्प्लॉयज़ की जो हर्डल्स हैं उनको भी समझे और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। तो ये था आज का कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। मुझे यकीन है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।